हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा। आप सभी का मेरे चैनल करियर बिल्डअप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के नए सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और पार्ट 6 को लेकर आज चर्चा करेंगे। आज अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, जिसमें वाणिज्यिक चरण है, जो 1813 से 1858 के बीच में क्या घटना घटित हुई है, इसके बारे में विशेषकर जानेंगे। तो चलिए अध्याय को चालू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय की ओर लौटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं औद्योगिक चरण, जो 1813 से 1858 के बीच घटना घटित हुआ है। इसके अंतर्गत देखेंगे पहले राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य को देखते हैं कि भारत को विनिर्मित उत्पादों के आयातक तथा कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित करना। राजनीतिक नीति के अंतर्गत देखते हैं साम्राज्यवादी प्रसार पर बल, ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जा सके। वहीं प्रशासनिक नीति के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना था। तो वहीं आर्थिक नीति के अंतर्गत कृषि का व्यवसायीकरण, भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को धक्का पहुंचाना, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक विभाग, सड़क मार्ग आदि का निर्माण। वहीं राजनीतिक नीति के अंतर्गत समाज सुधार के लिए विधि निर्माण करना तथा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना। वहीं सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत उदारवादी तथा उपयोगितावादी विचारधारा की प्रगति तथा भारत का उसका प्रभाव। तो चलिए सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चरण देखते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो 1813 से 1858 के बीच चला था। उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योगपति या पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। धीरे धीरे इंग्लैंड की सरकार पर भी इसका वर्चस्व स्थापित हो गया। इस वर्ग ने अब ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डालना शुरू किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। इसकी वजह थी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन शुरू हो चुका था। अब इस उत्पादन के लिए भारत एक सशक्त बाजार साबित हो सकता था। औद्योगिक वर्ग के दबाव पर 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसी के साथ ब्रिटिश उत्पादन के लिए भारतीय बाजार पूर्ण रूपेण खुल गया। यह भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक धक्का था, क्योंकि उन्होंने अपने देश का बाजार भी खो दिया। इतना ही नहीं, भारतीय वस्तुओं पर आंतरिक चुंगी भी लगाई गई। इससे भारतीय वस्तुओं के आंतरिक व्यापार को भी झटका लगा। इतना ही नहीं, जहां भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी, वहीं ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को हतोत्साहित किया गया। भारतीय वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में चुंगी लगा दी गई। भारतीय सूती वस्त्र पर 30% से 70% तक चुंगी लगाई गई। भारतीय चीनी पर उसकी कीमत से दुगना चुंगी लगाई गई। 1824 ईस्वी में कुछ वस्तुओं पर 400% चुंगी लगा दी गई। ब्रिटिश कंपनी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि शेष विश्व से भारत के व्यापार संतुलन कृत्रिम रूप से भारत के पक्ष में होना चाहिए, ताकि ब्रिटिश सेवा की कीमत भारत चुका सके। दूसरी तरफ इंग्लैंड को उद्योग के लिए कच्चे माल एवं श्रमिकों के लिए अनाजों की आवश्यकता थी। अतः भारत से कच्चे माल एवं अनाजों के निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। भारत, जो पहले तैयार माल का निर्यातक था, अब वह उसका आयातक हो गया। बदले में भारत कच्चे सूत, जूट, रेशम तथा नील तेलहन, चमड़े एवं गेहूं का निर्यात करने लगा। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के साथ इंग्लैंड में उपयोगितावादी विचारधारा भी विकसित हुई। इस विचारधारा ने प्रशासनिक दक्षता पर बल दिया, ताकि वस्तुओं की बिक्री निर्बाध रूप से हो सके। वस्तुओं को सुदूर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए उत्तम संचार व्यवस्था पर बल दिया गया। उपयोगितावादी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में भू राजस्व, राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था आदि में संशोधन किया जाना था। अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत में कृषि संबंधी ढांचे को पूंजीवादी दिशा में परिवर्तित करने की कोशिश की गई। बड़ी मात्रा में आयात व उनके आंतरिक विक्रय के लिए तथा और अधिक मात्रा में कच्चे माल का निर्यात करने एवं देश में लंबी दूरी के बंदरगाहों पर उनके संग्रह के लिए परिवहन और संचार के लिए एक सस्ती व आसान व्यवस्था की आवश्यकता थी। ऐसी व्यवस्था के बिना भारत बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार के लिए नहीं खोला जा सकता था। इसलिए सरकार ने नदियों व नहरों का विकास किया। नदियों में वाष्प चालित जहाज चलाने के लिए उत्साहित किया और सड़कें बढ़ाई।
इन सब से अधिक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने भारत में बड़े शहरों व बाजारों को बंदरगाह से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रोत्साहित किया और आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार आर्थिक लेन देन को आसान बनाने के लिए आधुनिक डाक व टेलीग्राफ व्यवस्था को भी अधिक विकसित किया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में अब बहुत परिवर्तन लाए गए। प्रशासन का विस्तार इस तरह से किया गया ताकि ब्रिटिश वस्तुओं को सुदूर तक पहुंचाया जा सके, परंतु प्रशासन के उसी अंश को समर्पित किया गया जिससे ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्षता लाभ था। दूसरी तरफ अपराधी कानून, अनुबंध कानून व कानूनी प्रक्रियाएं, पर्सनल लॉ, जिसमें विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों से संबंधित परिवर्तन अधिकांश रूप से अछूते ही छोड़ दिए गए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक परिवर्तन को या किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन का औचित्य को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस बात को प्रचारित किया जाने लगा कि ब्रिटिश भारतीयों को स्वशासन के अनुकूल बना रहे हैं। इसी ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को जगा दिया। वस्तुतः इस समय ब्रिटेन ही एकमात्र तीव्र गति से औद्योगिकीकृत देश था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में बहुतों को यह विश्वास था कि भारत के साथ इस रूप में व्यापार बनाए रखा जा सकता है, चाहे ब्रिटेन भारत पर अपना प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासकीय नियंत्रण हटा ले। जब तक वहाँ कानून व व्यवस्था, मुक्त व्यापार तथा व्यापार अनुबंध सुरक्षित बने हैं, यहाँ तक कि उदार साम्राज्यवादियों ने भी विश्वास किया कि इन गुणों को प्राप्त करने से भारतीयों को 100 या अधिक वर्ष लगेंगे और इसलिए आने वाले शताब्दियों के लिए ब्रिटिश शासन बनाए रखा जाना चाहिए और उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक नीति के अंतर्गत हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1813 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के आगमन के साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। लॉर्ड हेस्टिंग आक्रामक नीति में विश्वास रखता था, साथ ही इस समय ब्रिटिश नीति का बल था अधिकाधिक क्षेत्र पर सीधा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। हेस्टिंग का दायित्व था कि वह ब्रिटिश नीति को शीघ्रता से क्रियान्वित करे। इसी क्रम में उसने 1816 से 17 में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी मराठा की सहायक सेना के रूप में काम करते थे तथा अक्सर क्षेत्र में भयंकर लूटमार मचाते रहते थे। माना जा रहा था कि पिंडारियों को मराठा संघ से प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सेना के कमान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने उत्तरी कमान स्वयं संभाला तथा दक्षिणी कमान जनरल हिस्लॉप को सुपुर्द किया। इधर पूना दरबार मराठा परिसंघ पर पुनः नियंत्रण का ख्वाब देख रहा था। उसने गायकवाड़ के सामने कुछ मुआवजे की मांग रखी। इस विषय पर वार्ता के लिए गायकवाड़ ने गंगाधर शास्त्री को पूना दरबार भेजा, परंतु पेशवा के सलाहकार त्र्यंबकजी ने उसकी हत्या करवा दी। इसी के साथ ब्रिटिश कंपनी तथा पेशवा के मध्य विवाद प्रारंभ हो गए, क्योंकि कंपनी के अनुसार गायकवाड़ उसका संरक्षित राज्य था। वैसे विवाद प्रारंभ होने का मूल कारण था पेशवा द्वारा गुप्त रूप से विभिन्न सरदारों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाना। ब्रिटिश रेजिडेंट ने आक्रामक कदम उठाते हुए पेशवा के साथ पूना की संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पर बहुत सारे नियंत्रण लाद दिए गए। दूसरी तरफ सिंधिया ने भी अंग्रेजों ने एक संधि की, जिसके अनुसार सिंधिया पर यह पाबंदी लगाई गई कि वह पिंडारियों का साथ नहीं देगा। साथ ही कंपनी ने सिंधिया से यह भी छूट प्राप्त कर ली कि राजपूत राजाओं से सीधा संपर्क स्थापित कर सकेगा। नागपुर में दूसरे प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी। वहां रघुजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका नाबालिग उत्तराधिकारी परसोजी गद्दी पर बिठाया गया था, किंतु परसोजी का संरक्षक अप्पा साहिब था, जो स्वयं ही शासक बनना चाहता था। उसने अंग्रेजों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। ब्रिटिश कंपनी ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए नागपुर से अनेक अनुचित रियायतें प्राप्त कर ली। यद्यपि सभी मराठा सरदारों में आपसी फूट थी, तथापि वे इस बात पर सहमत थे कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए। सभी मराठा पेशवा के अंग्रेजों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने की इच्छा के प्रति भी पर्याप्त सहानुभूति रखते थे, अतः अंदर ही अंदर असंतोष उबल रहा था। 1817 ईस्वी में पेशवा ने पुनः स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमला कर उसे जला दिया। दूसरी तरफ होल्कर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया।
इसी के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग अब तक पिंडारियों का दमन कर चुका था, अतः मराठों का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। धीरे धीरे सभी मराठा सरदार पराजित हो गए। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा के साथ संधि की। इसके अनुसार मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर बिठूर भेज दिया गया। पेशवा के क्षेत्र में सतारा का राज्य निकालकर शिवाजी के वंशज को दे दिया गया। सिंधिया, भोसले और होलकर से भी पृथक पृथक संधि की गई। इसके अनुसार उसने राज्य का अधिकांश भाग ले लिया। इस प्रकार 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया तथा मराठा शक्ति को अंतिम रूप से कुचल दिया गया। एक प्रश्न है, पिंडारियों के आखेट का विलय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। पिंडारियों का दमन भी उसी नीति का हिस्सा था जो भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के आगमन के साथ आरंभ हुई थी। इस काल में कंपनी का उद्देश्य था क्षेत्रीय विस्तार तथा कानून व्यवस्था को स्थापित करना ताकि भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में हो सके। पिंडारी अनियमित सैनिक थे तथा लूट मार उनका पेशा था। मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र में उन्होंने कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी थी, अतः लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक बड़ी ब्रिटिश सेना संगठित की गई तथा उसे 2 कमानों में विभाजित किया गया। फिर पिंडारियों के ऊपर 3 तरफा हमला हुआ। अतः महत्वपूर्ण पिंडारी नेता यथा हीरू, बुरून, बशीर मोहम्मद एवं चीतू मारे गए तथा करीम खान ने समर्पण कर दिया। पिंडारियों के संबंध कभी मराठों से रहे थे तथा उन्होंने मराठों की सहायक सेना के रूप में भी किया था, किंतु वर्तमान में मराठों से उनका संबंध नहीं रह गया था, परंतु ब्रिटिश दस्तावेज यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था कि दौलत राव सिंधिया पिंडारियों का संप्रभु शासक है तथा सिंधिया के द्वारा पिंडारियों को संरक्षण दिया जा रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि दौलत राम सिंधिया स्वयं पिंडारियों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि वे लूटपाट की नीति को छोड़कर दूसरे पेशे को अपना ले। परंतु यह गवर्नर जनरल हेस्टिंग का उद्देश्य कुछ और था। वह पिंडारियों के बहाने मराठों का भी दमन करना चाहता था, इसलिए वह मराठों के पिंडारी संबंधों का विशेष जोर दे रहा था। ब्रिटिश का वास्तविक उद्देश्य सिंधिया से गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र छीनना था। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि पिंडारियों के आखेट से लौटी हुई सेना का उपयोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किया गया। अतः ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि पिंडारियों के दमन का विलय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हो गया। सिख मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत बंदा बहादुर द्वारा स्थापित स्वतंत्र सिख राज्य ने रणजीत सिंह के अंतर्गत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। रणजीत सिंह ने पंजाब पर से अफगानों के प्रभाव को नष्ट करते हुए एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की। रणजीत सिंह ने सतलज पार के सिखों मिसलों के आपसी मतभेदों से फायदा उठाते हुए धीरे धीरे उन सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने फ्रांसीसी सेना की मदद से एक मजबूत सैन्य तंत्र को स्थापित किया। 1805 में होलकर ने लॉर्ड लेक के विरुद्ध रणजीत सिंह से मदद मांगी, परंतु रणजीत सिंह ने उन्हें कोई मदद नहीं की क्योंकि इससे बेवजह अंग्रेजों से उलझने का खतरा उत्पन्न हो सकता था। 1806 में उसने लाहौर की संधि की। इसके अनुसार होलकर पंजाब से हट गया और रणजीत सिंह को सतलज के उत्तर में प्रसार करने का अवसर मिला। उधर ब्रिटिश की निगाह रणजीत सिंह की गतिविधियों पर थी। अंग्रेजों का ध्यान इसलिए भी सिख राज्य पर था क्योंकि वह सिंध तथा अफगानिस्तान में रूसियों की गतिविधियों के प्रति आशंकित थे। अतः ब्रिटिश कंपनी इस बात के लिए उत्सुक थी कि किसी तरह सिख राज्य में हस्तक्षेप किया जाए। यद्यपि ब्रिटिश कंपनी को एक मौका तब मिला जब रणजीत सिंह ने 1808 में शीर्ष सतलज क्षेत्र में विस्तार का प्रयास किया। रणजीत सिंह के इस प्रयास के विरोध में शीर्ष सतलज क्षेत्र के राजाओं ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट से सहायता की अपील की, परंतु ब्रिटिश कंपनी इस अनुरोध के बावजूद हस्तक्षेप नहीं कर सकी क्योंकि तुर्कों तथा फारसियों के साथ मिलकर फ्रांसीसियों द्वारा भारत पर आक्रमण की आशंका थी। ऐसी हालात में देश के उत्तर पश्चिम के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सिख शक्ति को विरोधी बना लेना कंपनी के लिए घातक साबित हो सकता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने कूटनीति का सहारा लेते हुए चार्ल्स मेटकॉफ को रणजीत सिंह के दरबार में दूत बनाकर भेजा, जिसका स्पष्ट लक्ष्य बताया गया संभावित फ्रांसीसी आक्रमण के विरुद्ध एक प्रतिरक्षात्मक संधि पर बातचीत करना, जबकि इस द्वैत संबंध का गौण लक्ष्य था रणजीत सिंह के शीर्ष सतलज क्षेत्र के प्रसार को रोकना तथा फ्रांसीसी आक्रमण के विरुद्ध मित्रता प्राप्त करना।
रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सभी सिख राज्यों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति की मांग रखी, परंतु अब तक फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा टल चुका था, क्योंकि नेपोलियन महाद्वीपीय युद्ध में फंस गया था। अतः अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कंपनी को डर था कि ऐसा करने से रणजीत सिंह के राज्य की सीमा ब्रिटिश राज्य के निकट आ जाएगी। अतः अंग्रेजों ने इस राज्यों की सुरक्षा के लिए डेविड ऑक्टरलेनी के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। इसके पश्चात पुनः अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से संधि की पेशकश की, जिसकी शर्त थोड़ी कठिन थी। इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह के राज्य की सीमा को सतलज नदी के उस पार तक ही सीमित कर दी गई तथा सतलज के इस पार के क्षेत्र को ब्रिटिश संरक्षण में देना स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार ब्रिटिशों का राज्य यमुना से सतलज नदी तक फैल गया। रणजीत सिंह द्वारा इस संधि को स्वीकार करने का संभावित कारण माना गया कि उनको या तो ब्रिटिश शक्ति का भय था अथवा इस बात का डर था कि कहीं वो ईर्ष्यालु सिख राज्य रणजीत सिंह पर आक्रमण के लिए अंग्रेजों को आमंत्रित न कर दें। कुछ भी हो, इस संधि के माध्यम से रणजीत सिंह के एक अखिल सिख राज्य का स्वप्न भंग हो गया। रणजीत सिंह ने साम्राज्य विस्तार के अपने पूर्वी दरवाजे को बंद होते देख पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में इसका विकल्प तलाश लिया। 1809 से 1811 ईस्वी तक उसने गोरखों से संघर्ष किया तथा कांगड़ा पर कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त कर ली। 1813 में उसने अखट को अफगानों से छीन लिया। उसने कुछ हद तक अफगानिस्तान के आंतरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप का मौका तब मिला जब अफगान शासक शाह शुजा ने वहां से भगाए जाने पर लाहौर में शरण ले ली। 1824 तक रणजीत सिंह ने मुल्तान, पेशावर, कश्मीर आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इधर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत पर संभावित रूसी हमलों के प्रतिरोध के लिए रणजीत सिंह के सिख राज्य का बफर स्टेट के रूप में उपयोग का योजना बनाई। वह 1831 में पुनः रणजीत सिंह से मित्रता संधि के नवीनीकरण में सफल हो गया। इस संधि के बावजूद उसने रणजीत सिंह को सिंध पर अधिकार करने से रोक दिया, क्योंकि कंपनी स्वयं ही सिंध पर अधिकार करना चाहती थी। इस प्रकार रणजीत सिंह के काल तक ब्रिटिश सिख संबंध सामान्य रहे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु ने सिख राज्यों को अराजकता के दलदल में धकेल दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु के साथ ही राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी। अनेक राजकुमारों की सत्ता प्राप्ति की दावेदारी ने अनेक ऐसे गुटों को उभरने के लिए प्रोत्साहित किया जिसका राज्य शक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं था। कुछ राजकुमारों ने तो अंग्रेजों से भी सहायता पाने की अपील की। राज्य में डोंगरा सरदारों तथा सिंहन वालिया सरदारों के मध्य भयंकर प्रतिद्वंदिता आरंभ होगी। इस अराजकता के दौर में सेना ने प्रशासन से प्रत्येक हिस्से पर कब्जा जमा लिया। 1845 तक सिख राज्य की स्थिति यह थी कि एक अल्पवयस्क लड़का दिलीप सिंह वहां का शासक था। उसका संरक्षक उसकी मां जिंदन थी, जो स्वयं ही विलास प्रिय एवं प्रिय अधिकारियों के प्रभाव में थी। 1843 तक ब्रिटिश शक्ति भी सिख राज्य पर अधिकार करने के लिए मानसिक तथा सैनिक रूप से तैयार हो चुकी थी। दरअसल सिख राज्य का सामरिक महत्व तो था ही, साथ ही पंजाब की उर्वर भूमि से जो आमदनी कंपनी को प्राप्त होती थी वह सर्वाधिक आकर्षक थी। नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने, जो 1844 में आया था, इस दिशा में आवश्यक प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। उसने पंजाब में स्थित सेना की संख्या बढ़ाकर 32,000 कर दी तथा उसने तोपों एवं पुल बनाने वाले यंत्रों से सुसज्जित कर दिया। जब सिख सेना ने अंग्रेजों के इस तैयारी को देखा तो उसने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश कंपनी सिख राज्य पर हमला करना चाहती है। 1843 में लुधियाना के एजेंट मेजर ब्रॉसफूट के एक बयान ने सिख को अधिकाधिक क्रोधित करने में पर्याप्त भूमिका निभाई। इस बयान में उसने कहा था कि सतलज के पार की सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में और दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात इसका स्वाभाविक सम्मिलन ब्रिटिश राज्य में हो जाएगा। आनंदपुर सोठी के वंश के मामले में हुए हस्तक्षेप ने भी सिखों के असंतोष को भड़काया। अंततः सिख सेना ने आक्रामक कार्यवाही करते हुए दिसंबर 1845 में सतलज पार कर ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। ऐसी आक्रामक नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि सिख सेना मानती थी कि ब्रिटिश भूमि पर युद्ध लड़ना सामरिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद होगा। 13 दिसंबर को लॉर्ड हार्डिंग ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में 4 स्थानों मुद्दकी, फिरोजा शाह, बट्टोवाल तथा आलीवाल में लड़ाई हुई, परंतु यह निर्णायक नहीं थी। 1846 में सबराओं की लड़ाई निर्णायक हुई,
क्योंकि सिख कमांडर तेजा सिंह तथा लाल सिंह के विश्वासघात के कारण सिख सेना को पराजय झेलनी पड़ी। ब्रिटिश सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा 19 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सिखों को बाध्य किया गया। इस संधि के अनुसार सिख शासकों का सतलज पार के क्षेत्र पर स्वामित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। महाराज की सेना 12,000 तक सीमित कर दी गई तथा कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश सेना को सिख राज्य से गुजरने की खुली छूट दी गई। इस संधि में महाराजा दिलीप सिंह को राजा तथा रानी जिंदन को उनका संरक्षक तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार किया गया। 2 दिन के पश्चात पुनः एक संधि की गई जिसके अनुसार अंग्रेजी सेना को 1846 के अंत तक लाहौर में महाराजा की सुरक्षा के लिए तैनात रखा जाना था। हालांकि कुछ विद्वानों ने ब्रिटिश प्रशासन की इस बात के लिए सराहना की है कि उसने पंजाब राज्य का अधिग्रहण नहीं किया, परंतु इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि ब्रिटिश सैनिक तथा रेजिडेंट से प्रशासित एवं आर्थिक रूप से निर्बल सिख राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय मात्र समय की बात थी, जो कालांतर में सिद्ध भी हो गई। लाहौर की संधि ने सिखों के अंदर असंतोष को उत्पन्न किया। सिख दरबार में रेजिडेंट का अधिकाधिक हस्तक्षेप तथा ब्रिटिश सेना की उपस्थिति ऐसे कारण थे जिससे सर्वाधिक असंतोष था। 1846 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने दबाव डालकर भैरोवाल की संधि में यह स्वीकृत करवाई कि ब्रिटिश सेना 1846 के पश्चात भी सिख राज्य में बनी रहेगी। महाराज की आवश्यकताओं के दिनों में राज्य के प्रशासन का प्रभार ब्रिटिश रेजिडेंट को सौंप देने के लिए बाध्य किया गया। रानी जिंदन ने इसका विरोध किया तो महाराजा से पृथक कर उसे पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। 1848 में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कार्यभार संभाला। यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नए प्रदेश को प्राप्त करने का हिमायती था। मुल्तान के गवर्नर मूल राज्य के विद्रोह ने ब्रिटिश कंपनी को शीघ्र ही सिख राज्य में हस्तक्षेप का मौका दे दिया। मूल राज्य के विद्रोह के पश्चात मुल्तान की जनता ने भी ब्रिटिश अधिकारियों की जातियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यहाँ की जनता ने मूल राज्य को नेतृत्व करने के लिए बाध्य कर दिया। शीघ्र ही विद्रोही की ज्वाला समूचे सिख राज्य में फैल गई। हजारा प्रांत के गवर्नर चतर सिंह तथा मुल्ला के नए गवर्नर शेर सिंह भी विद्रोह में शामिल हो गए। अक्टूबर 1848 में डलहौजी ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा सिख शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से 16 नवंबर को जनरल ऑफ के नेतृत्व में रानी नदी के पास रामनगर में सेना भेज दी। यद्यपि रामनगर का युद्ध अनिर्णायक रहा, तथापि 31 जनवरी 1843 में मुल्तान का पतन हो गया। चिलियावाला में एक और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश सेना को भयंकर क्षति पहुंची, परंतु नए सेनानायक चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने गुजरात के तोपों के युद्ध में सिखों को संपूर्ण रूप से पराजित करने में सफलता पाई। इसके पश्चात डलहौजी ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में संपूर्ण रूप से विलय की घोषणा की, क्योंकि वह नाम मात्र के शासक को भी रखने को तैयार नहीं था। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 का वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ब्रिटिश द्वारा पंजाब राज्य के विलय को भारी विश्वासघात की संज्ञा दी गई, क्योंकि भैरोवाल की संधि के उपरांत सेना सहित प्रशासन का सारा विभाग ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन था। अतः राज्य के अधिकारियों तथा सेना द्वारा किए गए विद्रोह रेजिडेंट की प्रशासनिक असफलता को ही दर्शाता है। इसके लिए राजा उत्तरदायी नहीं था। राजा तो स्वयं ही अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना पर आश्रित था। ऐसे में सेना के विद्रोह को बहाना बनाकर अपने द्वारा ही संरक्षित राज्य का बलपूर्वक विलय कर लेना विश्वासघात नहीं था। अब प्रश्न है, रंजीत सिंह ने पंजाब में नए शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना कर पश्चिम की ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार को अवरुद्ध कर दिया। रंजीत सिंह ने पंजाब में एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की थी। रंजीत सिंह की सेना ब्रिटिश के पश्चात एशिया की दूसरी शक्तिशाली सेना थी। यह सेना यूरोपीय मॉडल पर गठित थी तथा इसका संचालन यूरोपीय कमांडरों के द्वारा किया जाता था। रंजीत सिंह ने पश्चिम एशिया तथा अफगानिस्तान की राजनीति में भी रुचि दिखाई। रंजीत सिंह के जीवन काल में ब्रिटिश पंजाब की ओर प्रसार करने का साहस नहीं जुटा पाए। अतः तात्कालिक रूप से रंजीत सिंह ने उत्तर पश्चिम की ओर प्रसार के लिए ब्रिटिश मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, किंतु रंजीत सिंह की सफलता अस्थायी सिद्ध नहीं हो सकी। वस्तुतः
अस्थायी सिद्ध नहीं हो सकी। वस्तुतः ब्रिटिश के प्रति रंजीत सिंह ने आरंभ से ही गलत नीति अपनाई। वह ब्रिटिश से सीधा टकराने से परहेज करता रहा, इतना तक कि उसने शीर्ष सतलज के राज्यों पर ब्रिटिश दावों को स्वीकार कर संयुक्त पंजाब पर सपना छोड़ दिया, किंतु ब्रिटिश से टकराना उचित नहीं समझा। रंजीत सिंह का यह कदम दूरदर्शितापूर्ण नहीं था। ब्रिटिश कंपनी तथा सिख शक्ति के बीच एक निर्णायक युद्ध अनिवार्य था। इसे बहुत अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता था। चूंकि रंजीत सिंह इस युद्ध को टालते रहे, अतः इसका खामियाजा रंजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी को भुगतना पड़ा तथा रंजीत सिंह के मृत्यु के 10 वर्षों के अंदर ही पंजाब का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक के आगमन से भारत में परिवर्तन का बायर महसूस किया। विलियम बेंटिक के आगमन के पश्चात भारत में परिवर्तन और सुधार का एक नया युग आरंभ हुआ। विलियम बेंटिक ने प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए कदम उठाए, किंतु ये सुधार औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत लाए गए थे। औपनिवेशिक ढांचे की मांग भारत में एक सक्षम प्रशासनिक मॉडल की स्थापना की थी। विलियम बेंटिक के सुधार इसी दिशा में आगे बढ़े। प्रशासनिक सुधार के क्रम में विलियम बेंटिक ने कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत की। न्याय सुधार पर बल देते हुए उसने निम्न न्यायिक पद पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। उसी प्रकार बेंटिक ने वित्तीय सुधार के लिए भी कदम उठाए। फिर सामाजिक सुधार में भी उसने विशेष रुचि ली। अतः उसने न केवल सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाए, वरना बाल विवाह पर भी पाबंदी लगाने का प्रयास किया। सबसे बढ़कर उसके काल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। किंतु गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि विलियम बेंटिक के सुधारों पर उदारवादी तथा उपयोगितावादी विचारधारा का समन्वित प्रभाव था। अतः उसके सुधार का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करना था। इस प्रकार यद्यपि यह सही है कि विलियम बेंटिक के आगमन के साथ भारत में परिवर्तन का बायर महसूस किया, किंतु ये परिवर्तन ब्रिटेन के पक्ष में थे, न कि भारत के पक्ष में। अब अगला टॉपिक है हमारा वेबगत का सिद्धांत। वेबगत का सिद्धांत सहायक संधि की भांति वेबगत का सिद्धांत भी औपनिवेशिक प्रसार की नीति का एक परिष्कृत रूप था। इस सिद्धांत को लागू करने में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सक्रियता दिखलाई। दरअसल डलहौजी महान विस्तारवादी था। वह ब्रिटिश प्रभुसत्ता को राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुंचाना चाहता था। अपनी इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए उसने वेबगत सिद्धांत को प्रमुखता से लागू किया। राज्य विस्तार के लिए उसने वेबगत के सिद्धांत के अतिरिक्त भी अन्य 3 प्रकार के साधन अपनाए। पहला, देशी या विदेशी राज्यों से युद्ध के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार। नंबर दूसरा, कुशासन के आधार पर देशी राज्यों का विलय। और नंबर तीसरा, देशी राजाओं के पद एवं पेंशन की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने विलय के इन प्रयत्नों में वेबगत सिद्धांत पर काफ़ी बल दिया। इसके माध्यम से वह इस मिथक को तोड़ देना चाहता था कि कोई भी राज्य मुगलों का उत्तराधिकारी होने के नाते सर्वशक्तिमान है। वह मानता था कि छोटे रजवाड़ों तथा कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों के अस्तित्व में रहने से प्रशासन एवं संचार में बाधा पहुंचती है। उदाहरण के लिए सतारा तथा नागपुर को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का एक अन्य कारण यह भी था कि दोनों रियासतें बम्बई, मद्रास तथा मद्रास कलकत्ता के मध्य के संचार में बाधा डालती थीं। डलहौजी ने वेबगत की इस नीति के माध्यम से हिंदुओं में चीर काल से चले आ रहे उत्तराधिकारी के नियमों को, जो धर्म द्वारा भी समर्थित थे, पलटकर रख दिया। उसने वेबगत सिद्धांत की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया कि शासकों की निजी संपत्ति में उत्तराधिकारी के लिए उसके दत्तक पुत्र को भी अनुमति है, परंतु संबंधित राजा के क्षेत्र विशेष का उत्तराधिकारी होना सिर्फ एक परंपरा हो सकती है, न कि किसी धर्म द्वारा समर्थित नियम। अतः ऐसे अवसर पर सरकार के हस्तक्षेप को अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने वेबगत सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की। उसने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम श्रेणी में उन राज्यों को रखा जिनका निर्माण ब्रिटिश सनद में हुआ था। दूसरे वर्ग में वे राज्य थे जो मुगल अथवा मराठा के अधीन रहे थे और अब ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन थे। तीसरे वर्ग में वे राज्य थे जो स्वतंत्र थे,
डलहौजी ने स्पष्ट किया कि तीसरे वर्ग के राज्यों के गोद लेने के मामले में ब्रिटिश कंपनी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। दूसरे श्रेणी के राज्य अपने उत्तराधिकारी के मामलों में ब्रिटिश कंपनी से अनुमति मांगेंगे। यद्यपि कंपनी को मना करने का अधिकार होगा, परंतु मना किया नहीं जाएगा। परंतु पहली श्रेणी के राज्यों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ सर्वोच्चता के उस नियम को लागू किया गया जिसके अनुसार जो सर्वोच्च शक्ति अधिकार दे सकती है वह उसे वापस भी ले सकती है। लॉर्ड डलहौजी ने पहली श्रेणी के राज्यों के लिए अत्यंत निर्ममता से व्यवगत सिद्धांत को लागू किया। अतः सतारा, जैतपुर, नागपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हो गया। यहाँ यह ध्यातव्य है कि व्यवगत के सिद्धांत जैसी व्यवस्था मात्र डलहौजी के मस्तिष्क की उपज नहीं थी। डलहौजी से पहले ही 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि पुत्र के ना होने पर दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है अथवा एक स्वीकृति है जो अपवाद के रूप में देनी चाहिए। इसी काल में डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य तरीकों का भी प्रयोग किया। उसने कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया। पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति के नियम के आधार पर पेशवा नाना साहब ने पेंशन को समाप्त कर दिया तथा कर्नाटक के नवाब को पेंशन तथा उपाधि से वंचित किया। फिर युद्ध की नीति के द्वारा उसने पंजाब तथा लोअर बर्मा का विलय कर लिया। डलहौजी द्वारा लागू किया गया व्यवगत सिद्धांत का महत्व इसमें है कि इस नीति ने कंपनी के सीमा क्षेत्र का प्रभावी विस्तार करने में मदद की। कंपनी के आर्थिक संसाधनों में भी व्यापक वृद्धि हुई। अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि इस नीति के पश्चात एक बड़े भूभाग में प्रशासनिक एवं राजनीतिक एकता की स्थापना संभव हो सकी। कंपनी को इस स्थिति की तलाश थी क्योंकि सुदूर क्षेत्रों के संसाधनों के दोहन, सेना के लिए यातायात एवं संचार की सुलभता तथा ब्रिटिश वस्तुओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए रेल, सड़क एवं संचार की अन्य सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक था। किंतु इसका एक नकारात्मक परिणाम भी हुआ। 1857 के विद्रोह में सैनिकों का नेतृत्व उन शासकों द्वारा ही किया गया जिसके राज्य का विलय कर लिया गया था। यही कारण है कि व्यवगत सिद्धांत की इस बुराई को देखते हुए 1857 के विद्रोह के पश्चात इस नीति का परित्याग कर दिया गया तथा देशी राज्यों को सर्वोच्च सत्ता के अधीन ही स्वतंत्र रखने की नीति का अनुपालन किया गया। इसे अधीनस्थ एकीकरण की नीति के नाम से जाना गया। अब प्रश्न है, डलहौजी ने भारत के मानचित्र को उस गति एवं पूर्णता से परिवर्तित किया जो किसी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। लॉर्ड डलहौजी के आगमन के साथ जो साम्राज्यवादी प्रसार की प्रक्रिया आरंभ हुई वह लॉर्ड डलहौजी के काल में पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वस्तुतः इस काल में भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति औद्योगिक पूंजीवाद की आवश्यकता से प्रेरित रही थी। इसका बल भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने पर रहा था। इसके लिए अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना आवश्यक था। ब्रिटिश के अंतर्गत अनियंत्रित प्रसार एक अवैध कदम था तथा इसका आलोचना भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही जगहों पर हो सकती थी। अतः लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी प्रसार की नीति को एक सिद्धांत का अवधारणा देने का प्रयास किया। उसने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, यथा स्वतंत्र एवं मित्र राज्य, वे राज्य जो पहले मुगल अथवा मराठों के अधीन रहे तथा अब ब्रिटिश के अधीन आ गए थे, तथा वे राज्य जिनका निर्माण ही ब्रिटिश सनद के आधार पर हुआ था। डलहौजी ने इस तीसरी श्रेणी के राज्यों से दत्तक पुत्र रखने का अधिकार छीन लिया और फिर एक ही झटके में 1848 तथा 1854 के बीच सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा में व्यापक विस्तार हुआ। तत्पश्चात उसकी निगाह निजाम के अंतर्गत कपास उत्पादक बरार क्षेत्र पर गई। उसने 1853 में निजाम पर दबाव डालकर यह क्षेत्र उससे हासिल कर लिया। फिर डलहौजी अवध की क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ। यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब में स्थित था तथा काफी समृद्ध था। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, अतः इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए डलहौजी ने एक दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वह था कुशासन को समाप्त करना। इस कुशासन के लिए अवध के नवाब को उत्तरदायी ठहराया गया और फिर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
लॉर्ड डलहौजी भारत में व्यापक सुधार कार्यों के लिए जाना जाता है। रेलवे एवं टेलीग्राफ, आधुनिक डाक व्यवस्था, सड़क, नहर एवं मार्ग आदि के निर्माण तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। इन सुधारों का अनचाहा परिणाम था भारत का आधुनिकीकरण, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य भारत का सक्षम औपनिवेशीकरण ही था। यह सही है कि रेलवे का वास्तविक महत्व सर्वप्रथम डलहौजी ने ही समझा तथा उसी के अंतर्गत भारत में रेलवे का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। भारत में टेलीग्राफ लाइन के विकास भी सर्वप्रथम डलहौजी के द्वारा ही किया गया। भारत में कलकत्ता एवं आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन स्थापित हुआ। डलहौजी ने एक टेलीग्राफ विभाग की स्थापना की, साथ ही उसके द्वारा एक डाक विभाग की स्थापना की गई। उसी ने आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय भी डलहौजी को ही दिया जाता है। इस विभाग के माध्यम से कुछ पुराने मार्गों एवं नहरों की मरम्मति कराई गई तथा नए मार्गों एवं नए नहरों का निर्माण किया गया। निश्चय ही उपयुक्त निर्माण कार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से अधिक निकट लाकर भारत को एक प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान कर दी, परंतु तात्कालिक रूप से डलहौजी का उद्देश्य रहा था भारत में तैयार माल का आयात तथा भारत से कच्चे माल के निर्यात को गति प्रदान करना। उसी तरह उसकी शिक्षा नीति का भी अपना एक विशिष्ट उद्देश्य था। बताया जाता है कि डलहौजी के काल में शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच आया था। टॉमसनियन शिक्षा पद्धति को भी इसी काल में लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों शिक्षा पद्धति का बल निचले स्तर पर देसी शिक्षा के विकास पर रहा था। जाहिर है कि इससे सीमित रूप से ही जनसामान्य के बीच शिक्षा का प्रसार हुआ होगा, किंतु इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य था कुछ लोगों में थोड़ी समझ पैदा करना ताकि वे अच्छे कामगार के रूप में काम कर सके एवं ब्रिटिश वस्तुओं की गुणवत्ता को समझ सकें। इस तरह डलहौजी के अंतर्गत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण से पृथक करके नहीं समझा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीति औद्योगिक पूंजीवाद के हित से प्रेरित थी। विश्लेषण कीजिए। जहां 18वीं सदी में ब्रिटिश कंपनी की नीति का बल यथासंभव भारतीय राज्यों के अधिग्रहण से बचना रहा था, वहीं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश नीति का बल हर संभव भारतीय राज्यों के अधिग्रहण करने पर रहा था। इस तत्व की व्याख्या बदले हुए औपनिवेशिक हित के संदर्भ में किया जाना चाहिए। 1813 के चार्टर के आधार पर भारत को ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के शोषण के लिए खोल दिया गया, अतः इस काल में ब्रिटिश नीति का बल रहा था। भारत को तैयार माल के आयातक एवं कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित करना, इसके लिए अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए जाना आवश्यक था। यही वजह है कि लॉर्ड हेस्टिंग, ऑकलैंड, एलनब्रो, हार्डिंग सभी ने विस्तारवादी नीति पर बल दिया। अंत में डलहौजी ने तो अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात सुगौली की संधि के माध्यम से नेपाल से एक बड़ा भूभाग प्राप्त किया। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात उसने पेशवा के क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। ऑकलैंड का अफगान अभियान का विस्तारवादी नीति की ही परिणाम था। आगे एलनब्रो ने सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड हार्डिंग ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से पंजाब में विस्तार करने का प्रयास किया। फिर डलहौजी ने इस विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध एवं विचारधारा दोनों का सहारा लिया। युद्ध के माध्यम से उसने पंजाब, सिक्किम, लोअर बर्मा आदि क्षेत्र का अधिग्रहण किया। वहीं व्यापगत के सिद्धांत की घोषणा कर उसने 7 राज्यों को मिलाया। अंत में उसने कुशासन की अवधारणा पर बल देकर अवध का भी अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण की जरूरत ने भारत में विस्तारवादी नीति को प्रोत्साहन दिया। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर किस प्रकार का प्रभाव डाला, स्पष्ट करें। भारत संबंधी ब्रिटिश नीति सदा ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित होती रही है। औद्योगिक पूंजीवाद के काल में ब्रिटिश नीति का बल भारत को कच्चे माल के आयातक एवं कच्चे माल के निर्यातक के रूप में तब्दील करने पर रहा था। ब्रिटिश की उपयुक्त नीति ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। अगर भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया जाना था तो आवश्यक था कि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जाए।
अतः इस काल में कंपनी ने साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दिया तथा 1813 यानी लॉर्ड हेस्टिंग एवं 1856 लॉर्ड डलहौजी के बीच भारत में जो भी गवर्नर जनरल आए उन्होंने अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया। फिर औद्योगिक पूंजीवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिश औद्योगिकीकरण की जरूरत ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को निचोड़ दिया। भारत में व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य था ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति ने भारतीय उद्योग को धक्का पहुंचाया। ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने कुप्रभाव से भारत का सामाजिक क्षेत्र भी अछूते नहीं रहा। भारत में कंपनी की सरकार ने समाज सुधार के लिए विधि निर्माण पर बल दिया ताकि भारत परंपरागत ढांचे से निकलकर अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर सके। तत्पश्चात अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का एक वर्ग पैदा हो सका तथा इस वर्ग ने ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को अपने ढंग से प्रभावित किया। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रचंड दिवस मुक्त व्यापार के सिद्धांत की प्रखर दोपहरी भी था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 19वीं सदी का पूर्वार्ध 1813 से 56 अपने स्वरूप में विशिष्ट रहा। यह वह काल है जब भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई तथा भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। फिर इसी काल में उपनिवेशिक सरकार के द्वारा अनियंत्रित साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दिया गया। गौर से देखने पर हमें इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच एक गहरा अंतर संबंध नजर आता है। 1813 के चार्टर के आधार पर भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया, अर्थात ब्रिटिश का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तथा अब कंपनी की सरकार को भारत में ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवादी के हितों में काम करना था। उसे हर संभव यह प्रयास करना था कि जिससे भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री बढ़े। इनमें एक महत्वपूर्ण उपाय था अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आना ताकि वह ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने लॉर्ड हेस्टिंग से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक अब सभी ब्रिटिश शासकों को साम्राज्यवादी प्रसार की नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया। लॉर्ड हेस्टिंग के अंतर्गत नेपाल युद्ध, ऑकलैंड के अफगान अभियान, एलनब्रो की सिंध विजय से लेकर डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत को उपयुक्त नीति की अभिव्यक्ति ही माना जाना चाहिए। इस तरह मुक्त व्यापार व साम्राज्यवादी प्रसार एक दूसरे से पूरक थे। अब अगला प्रश्न है, अवध की प्रजा असहाय होकर हमारी ओर देख रही है। उसे एक मुक्तिदाता की तलाश है जो उसे नवाब के कुशासन से मुक्त कर सके। अतः अवध की प्रजा को प्रशासनिक अराजकता से मुक्त कराना हमारा दायित्व होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अवध के विलय पर डलहौजी का उपयुक्त कथन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पर विचारधारा का अवधारणा देने का प्रयास है। वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि अवध को विलय जैसा ब्रिटिश कदम स्वयं अवध की प्रजा की अधिक आकांक्षा से प्रेरित था। अवध की प्रजा कुशासन से त्रस्त थी तथा ब्रिटिश सहायता से वह प्रशासन अत्याचार से मुक्त होना चाहती थी। अब अगर हम उपयुक्त तथ्य का विश्लेषण करते हैं तो डलहौजी का दावा आधारहीन प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम अगर अवध में कुशासन था तो इस कुशासन के लिए अवध का नवाब कम और ब्रिटिश कंपनी अधिक उत्तरदायी थी। वस्तुतः इलाहाबाद की संधि तथा 1801 की सहायक संधि ने अवध को पूरी तरह कंपनी के अधीन कर दिया था। कंपनी के द्वारा अवध से नियमित राजस्व का दोहन किया जाता रहा था तथा नवाब महज एक कठपुतली शासक के रूप में शासन करता था। दूसरे, अगर अवध की प्रजा ने ब्रिटिश कंपनी का स्वागत किया था तो महज एक वर्ष के पश्चात 1857 के विद्रोह के केंद्र क्यों बन गया। लेकिन सबसे बढ़कर डलहौजी की विस्तारवादी नीति मूलतः ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के हितों से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य था भारत में अधिकतम रूप से ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का विस्तार तथा भारत से कच्चे माल की प्राप्ति। इस कसौटी पर गंगा यमुना द्वीप के केंद्र क्षेत्र में अवस्थित अवध बिल्कुल खरा उतर रहा था, इसलिए इसने डलहौजी को आकर्षित किया। अतः अगर हम उपयुक्त संदर्भ में डलहौजी के कथन का विश्लेषण करते हैं तो उसका वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगले अध्याय में हम प्रशासनिक नीति से शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर बहुत बड़े स्तर पर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी करवाई जाएगी। हमारा यूनिट तैयार हो रहा है। आप इस चैनल पर बने रहें और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।